जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस की महा मैराथन की। बेटा ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपने ये क्लास पूरी कवर कर ली तो निश्चित रूप से ईवीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इस क्लास की जो विशेषता है ना, ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, क्योंकि इसको मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी की लाइव तैयार किया है, जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेंगे। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो बेटा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यूट्यूब पर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूरा कवर किया जाएगा इसमें। चलिए हम बात कर लेते हैं किस किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस मैराथन में। चलिए पहले बात कर लें, पहला होगा स्लॉथ। पहला टॉपिक है हमारा स्लॉथ। स्लॉथ की पूरी विशेषता एक एक एनसीईआरटी की लाइन ली गई है। उसके बाद सांप के बारे में बात करेंगे। अगला क्या है, हाथी के बारे में बात करेंगे। भारत में कहाँ हाथी पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे उसमें। शेर के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर शेरों की वर्तमान में संख्या कितनी है, कहाँ पर शेर पाए जाते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है शेर के लिए, ये सब बात करेंगे हम इसमें। बात के बारे में बात करेंगे। फिर अगला मकड़ी के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन कहाँ पर किया जाता है, उनके राज्यों के प्रमुख बात करेंगे। फिर पश्मीना बकरी, लद्दाख की जो पश्मीना बकरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपको जरूर एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। फिर राज्यों के प्रमुख भोजन, ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ही इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल लगातार यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। फिर अगला खिचड़ी के बारे में बात करेंगे। फिर अगला है घट पढ़नी, जिसे नपंथनीज कहा जाता है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओक के बारे में बात करें, ये बेटा इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला आपको हर पेपर में देखने को मिलता है। 3 से 4 प्रश्न बेटा, 3 से 4 प्रश्न इसी के रहते हैं। किसके, भारत के राज्यों की प्रमुख सीमाएं। इसमें जैसे ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के सापेक्ष गोवा की स्थिति और जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। कह देगा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों की सीमाएं कौन कौन से राज्य लगते हैं, ऐसे करके बेटा सीमा बनाता है। तो मैप से इतना बढ़िया ढंग से कवर किया गया है इसको, इतना बढ़िया मैंने क्वेश्चन निकाले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह कर दिया है और कॉन्सेप्ट साथ में आपको कराएंगे, जिससे कि एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। उसके बाद अगला है माउंट एवरेस्ट बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है असम के घरों की विशेषताएं। फिर है लद्दाख के घरों की विशेषताएं। बेटा इतना 16 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो निश्चित रूप से आप पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। चलिए हम और भी आगे देख लेते हैं किस किस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे पूरा का पूरा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों, अब एक एक टॉपिक को कवर किया जाए। पहले हम किसको कवर करने वाले हैं, स्लॉथ बाबू को, फिर सांप को करेंगे, फिर टाइगर को करेंगे, फिर हम शेर को करेंगे, फिर हम हाथी को करेंगे, फिर हम मकड़ी को कवर करेंगे। एक एक टॉपिक कवर करते हैं। चलिए ये क्या है, स्लॉथ। चलिए इसकी एक एक विशेषताओं को देख लेते हैं, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन ली गई है। पहले बात कर लेंगे स्लॉथ की। स्लॉथ स्लॉथ एक आलसी जानवर है। स्लॉथ क्या है, एक आलसी जानवर है। अगला दिया हुआ है, स्लॉथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। वाह भाई वाह, सप्ताह में ये क्या है, एक दिन शौच के लिए, 7 दिन में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। अगला दिया हुआ है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये क्या है, भालू जैसा दिखता है। जैसे अगर ये नीचे आ जाए, जैसे पेड़ से नीचे जब उतर आए तो आप देखोगे ना, तो सेम टू सेम ये भालू जैसा दिखेगा। जो इसके शरीर पर बाल हैं एकदम सेम टू सेम भालू जैसा दिखेगा, लेकिन ये भालू नहीं है भाई। ये भालू जैसा दिखता है पर ये भालू नहीं है। एक एक लाइन कान खोल के सुनिएगा, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। जैसे अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्लॉथ पेड़ों पर उल्टा लटक कर लगभग कितना घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। भाई जितना भी डाटा है उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बस सीटेट में क्या करता है, डाटा को इधर उधर करता है। जैसे 17 घंटे की जगह आपको कह देगा 20 घंटे सोता है, 20 घंटे उल्टा लटक के सोता है, ऐसे करके बता देगा मस्ती करता है। तो ऐसे आपको डाटा में इधर उधर उलझाएगा। तो डाटा याद रखिएगा एकदम कि स्लॉथ क्या है, पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक एक लाइन मैंने क्या एनसीईआरटी से निकाली है, सीधे आपको एग्जाम में हिट करेगी जाके। अगला है स्लॉथ स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। भाई जिस पेड़ पर रहता है उल्टा लटका रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है, भोजन के रूप में पत्तियां खाता है भाई, भोजन के रूप में। अगला है, अगला करें, स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। भाई जैसे ही वो नीचे उतरता है तो जैसे ही पानी में जाता है तो वो तैर भी लेता है। ऐसा नहीं कि तैर नहीं पाता है, नीचे नहीं उतरता तो तैरना नहीं जाता, नहीं, स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ की औसत आयु लगभग 40 वर्ष की होती है। स्लॉथ क्या है, लगभग 40 वर्ष का जीवन काल होता है, 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। अगला दिया हुआ है, अधिकांश जो स्लॉथ है अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अधिकांश जो स्लॉथ है ठंडी जगह में, जैसे अमेरिका महाद्वीप, वहाँ पर पाए जाते हैं। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में, स्लॉथ क्या है, स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में
लगभग 7 से 8 पेड़ बदलते हैं। स्लॉथ क्या है, अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ बदलते हैं। तो बेटा ये वाला डाटा भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो हम टिक लगा रहे, एक एक डाटा सीधे छपा मिलेगा आपको। अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है, यह एक बार खाए हुए भोजन को 30 दिनों तक समय लेता है। ये एक बार खाए हुए भोजन को पचाने में कितने दिन का समय लेता है? 30 दिन का समय लेता है। एक बार खाए हुए भोजन को जैसे हम लोग एक दिन में पचा लेते हैं, ये 30 दिन में पचाने का समय लेता है। मतलब खाए हुए भोजन को 30 दिन में पचा पाता है भाई। तभी इतना आलसी भाई, भोजन पेट में है तो उसको खाने की क्या जरूरत है, तो उल्टा लटक कर पेड़ से सोता रहता है पूरे दिन। बात ये है असली, इस वजह से ये आलसी जानवर कहलाता है। अगला कह रहा है, यह 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। ये क्या है, अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। औसत गति क्या है इसकी? औसत गति 3 मीटर प्रति मिनट। 3 मीटर प्रति मिनट की इसकी औसत गति है। यह एक पेड़ में औसतन 5 साल तक रहता है। ये एक पेड़ में औसतन कितना रहता है? 5 साल तक रहता है। सीधे सीधे पूछा जाता है। ये जो डाटा है बेटा, ये जरूर याद रखिएगा आप। अगला है, अगला दिया हुआ है, औसत भार इसका कितना होता है? 4 किलोग्राम। कितना होता है? 4 किलोग्राम। अच्छा, कितने इंच का होता है? ये 23 इंच लंबा होता है। ये क्या है? 23 इंच लंबा होता है। बेटा यहाँ से आपका स्लॉथ टॉपिक पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर हो गया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और इतना बढ़िया पीपीटी डिजाइन किया गया है कि एक एक चीज़ आपको एकदम इमेज के माध्यम से भी दिखाया गया कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए और आपको ये जो मैराथन है बड़े आसानी से तैयार हो जाए। जहां आपने 2-3 बार इसको मैराथन को देखा, आपकी पूरी मैराथन तैयार हो जाएगी। और बेटा साहब, बेटा आप कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए आपके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ आपके बारे में पढ़ेंगे बेटा। चलिए नहीं, अरे बाबा ये तो बोल भी रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको पिंग कर लेते हैं। ये कह रहा है, भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। भारत में कुल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, इनके अपने अपने नाम है। पहला है नाग, इसको क्या बोलते हैं? नाग या किंग कोबरा। भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, नाग या किंग कोबरा। दूसरा है करैत, दूसरा क्या है? ये है करैत, इसका नाम क्या है? करैत। तीसरा है अफाई, तीसरा क्या है? अफाई। ये पर्यावरण के कलर का होता है, हरा कलर का होता है, पर्यावरण के कलर का, हरा पीला सारे कलर इसमें पाए जाते हैं। फिर है दुबई। भाई ये सबने देखा होगा, अगर इसको नहीं जानते आप, इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते, लेकिन इसको सब जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं? दुबई। और ये क्या? 2 मुंह वाला। बच्चे इसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? दुबई। भाई ये 2 मुंह से चलता है। 6 महीने इधर से चलता है ये वाले मुंह से, और 6 महीना इधर वाले मुंह से चलता है। दुबई 6 महीना इधर से चलता है, 6 महीना उधर से। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं अब, यहाँ से जहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। देखिए, सांप एक प्रकार का रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। यहाँ पर क्या होगा? रेंगने वाला। सांप एक प्रकार का रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में कुल 4 प्रकार की सांप की कितनी? 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला क्या है? करैत हो गया, पहला नाग हो गया, दूसरा करैत हो गया, तीसरा अफाई हो गया और चौथा दुबई हो गया। ये 4 हो गए। अब इनकी विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टिक लगा दें वो समझ लीजिए 110% आएगा। पहला कह रहा है, इसमें अब ये कह रहा है, सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराते हैं। सांप के 2 क्या है? विषैले दांत होते हैं, तो वो अपने जहर को दूसरे में प्रवेश करने के लिए क्या करते हैं? वही दांतों का प्रयोग करते हैं। अगला है, सांप के काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। सांप को जो काटने वाली दवा है सीरम, वो सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, जो दवा है सांपों की, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। भाई ये जो दवा है प्राथमिक केंद्रों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होती है। अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है, सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाते हैं। भाई ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछा जाता है। 2023 में सीधा सीधा ये कथन के रूप में आ गया था कि सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन को या शिकार को सीधा निगल जाते हैं। ये चबा चबा के खाते नहीं है दांत से, ये भोजन को अपना सीधा निकल जाते हैं, शिकार करते सीधा निकल जाते हैं। नाग का सबसे जहरीला, क्या कह रहा है? नाग भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। भाई नाग क्या होता है? भारत का क्या होता है? सबसे जहरीला सांप होता है। यह जन्म देने के बाद, भाई ये इतना खतरनाक होता है, यह जन्म देने के बाद अपने बच्चों को भी खा जाता है। भाई यार क्या बात है, ये जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है तो ये दूसरे को कैसे छोड़ सकता है? ये इतना खतरनाक होता है।
नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। भाई ये भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा सांप जो घोंसले बनाकर रहता है, नाग या किंग कोबरा। और घोंसला बनाता क्यों है भाई? ये अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। मेन काम क्या होता है इसका? अंडा देना। और अंडे देने के लिए ये क्या करता है? घोंसले का निर्माण करता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। भाई सांप क्या है? बिल बनाकर रहते हैं, तो इस वजह से सांपों को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। और ये चूहे मकोड़े को क्या करते हैं? खा जाते हैं सांप। इस वजह से सांप को किसानों का क्या है? मित्र कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सांप को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। सीधे सीधे कथन में आ जाता है। विश्व का अगला कह रहा है ये विश्व का सबसे लंबा जीव क्या है? अजगर। हाँ भाई, विश्व का जो सबसे लंबा जीव की बात बोल देंगे तो वो क्या है? अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखा में पाए जाते हैं। भाई विश्व में जो सर्वाधिक सांप हैं विषुवत रेखा में पाया जाता है। अच्छा, विषुवत रेखा में क्यों पाए जाएंगे? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है। तो भाई यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। और इधर से क्या है? पानी भी है ज़्यादा, तो आर्द्रता भी पाई जा रही है। और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है तो आर्द्रता है, और प्लस हीट है यानी कि उष्मा है। तो ये क्या है? यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी, पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे, और बरसात भी सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है? अनेक प्रकार के जीव भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास। चलिए ये अगला कह रहा है हांगकांग के लोग सांप के मांस को क्या कहते हैं? हांगकांग के लोग जो हैं सांप के मांस को क्या कहते हैं? जिसे लिंग हूं फान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग हूं फान कहते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को क्या कहते हैं? सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को कहते हैं जिसे लिंग यूं फान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग यूं फान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। अब अगला कह रहा है सांप के कान नहीं होते। भाई सांप के कान नहीं होते। आपने कभी सांप के कान देखे? नहीं देखे होंगे बेटा, सांप के क्योंकि कान ही नहीं होते। तो भाई अगर इसके कान नहीं है तो ये सुनता कैसे होगा? भाई आपको पता है क्या? नहीं, हम बताते हैं कैसे सुनता होगा। लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। भाई आपने देखा होगा जब सांप के सामने बीन बजाई जाती है तभी वो रिएक्ट करना चालू करता है। जैसे बीन बजती है तो उसके शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है। वो उसके जो बीन है, बीन के कंपन से वो क्या है? महसूस करता है और अपना क्या फन सिंग सिंग करने लगता है। सपेरा को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। सपेरे को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। जब बीन बजाता है, जब कालबेलिया या सपेरा क्या है? बीन बजाता है तो बीन से निकलने वाली ध्वनि की कंपन के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जैसे बीन से ध्वनि निकलती है उसी के कंपन के अनुसार प्रक्रिया करता है। जैसे निकली टी नी 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 नी, तो वो जैसे नी 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 निकलती वैसे वो लहरा लहरा के कंपन करता है। उसी हिसाब से जैसा बीन बजती उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, कंपन करता है। चलिए बेटा ये भी पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगला हम पढ़ने वाले हैं टाइगर को, यानी कि बाघ को। किसको पढ़ने वाले? बाघ को पढ़ने वाले। बेटा अगर आप ये पूरी मैराथन कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। और ये महा मैराथन है, देखेंगे आप 1 से 1.5 घंटे में मैं कवर कर दूंगा। और बड़ी आसानी से आप 1.5 या 2 पे लगाकर देख लेंगे तो ये आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। 2-3 बार इसको सुन लेंगे तो एकदम बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक इमेज को लिया है, इसीलिए इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक एक चीज इसमें कवर कराई गई बेटा। चलिए ये कह रहा है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? 3167। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कथन में बनाकर दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये क्या करंट का डाटा है एकदम कि कितने हैं? 3167। पहले कितने थे? 1967 थे। 2967 बेटा 2967 थे। इसमें क्या 200 की वृद्धि हो गई, 200 की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई। तो अब ये कितने हो गए? 3167 हो गए हैं। ये सीधा सीधा कथन में बनाया जा सकता है। भारत में कुल बाघों की संख्या क्या है? तो ये कहो 3167 की जगह 3267 दे दें आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा जरूर याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्या है? पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कौन है? कर्नाटक। अगला कह रहा है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है? बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती। बेटा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाघ के शरीर पर जो काली व पीली धारियां पाई जाती हैं तो पूछा जाता है, सीटेट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं वो किस कारण से पाई जाती हैं? तो ऑप्शन में दिया होता है जलवायु के कारण, मौसम के कारण, ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। तो आपको क्या करना है? ये देखिए अगला क्या है? बालों के कारण
काली धारियां व पीली धारियां पाई जाती हैं, बालों के कारण पाई जाती हैं, ना कि जलवायु के कारण। जलवायु के कारण नहीं पाई जाती, किसके कारण? उसके जो बाल होते हैं वो पीले और काले कलर के होते हैं, उसके कारण वो धारियां पाई जाती हैं, ना कि जलवायु के कारण पाई जाती हैं, ना ही मौसम के कारण पाई जाती हैं। चलिए, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है ये वाली लाइन। बादों के समूह में रहते हैं, बादों के समूह में रहते हैं, और एक बाद क्या है? समूह में रहते हैं। बाद क्या है? समूह में रहते हैं, और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाद पाए जाते हैं। एक समूह में लगभग क्या है? 10 से 12 बाद पाए जाते हैं। और अगला कह रहा है, बाद के समूह का नेतृत्व बधनी करती। कौन करती है? बधनी करती। बेटा जैसे घर का नेतृत्व पत्नी करती है, वैसे बादों का नेतृत्व कौन करती है? जो नेतृत्व बूढ़ी वो बधनी होती है वो करती है। बादों का नेतृत्व कौन करती है? बूढ़ी बधनी। और जैसे घर का नेतृत्व पत्नी करती है, वैसे बादों का नेतृत्व बूढ़ी पत्नी करती है, बधनी करती है। सॉरी बेटा। चलिए अगला देख लेते हैं। बेटा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक एक एनसीईआरटी से एक एक टॉपिक को कवर किया गया, एक एक लाइन ली गई है। अगला क्या कह रहा है? बाद का नर बच्चा 3 से 4 साल की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। ये भी बेटा पूछा जाता, सीधे आ जाता है। बाद का जन्म के समय बच्चा, बाद का जो जन्म के समय बच्चा होता है वो 2 से 2.5 किलो का होता है। बाद का जो जन्म के समय बच्चा होता है वो 2 से कितना होता है? 2.5 किलो का होता है। ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा। बाद अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। बाद जो है अपने इलाके का निर्धारण क्या करता है? मूत्र के माध्यम से करता है। जैसे ही कोई बाद या व्यक्ति उसके इलाके के पास पहुंच जाता है, तुरंत पहचान जाता है। भाई तुरंत पहचान जाता है कि हमारे इलाके में कौन आया। कोई लगता दूसरा घुस गया मेरे इलाके में, क्योंकि मैं क्या है, एक रेखा बना कर गया था। किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से। अपनी गंध के माध्यम, मूत्र की गंध के माध्यम से वो पहचान लेता है कि ये मेरा मूत्र है कि या किसी और का है, तुरंत पहचान लेता है। बाद जो है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। गजब है भाई, उसकी देखने की क्षमता 6 गुना मनुष्य से अधिक होती है। बाद अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। बाद जंगल में पत्तियों की सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण है या हवा के कारण है। मतलब वो इतना ज़्यादा पहचान लेता है कि ये जो सरसराहट है वो जीव के आने के कारण है कि या हवा के कारण है। पूरा पहचान लेता है बाद। बहुत सही। अगला कह रहा है, बाद इसलिए ऐसा कर पाते हैं। बाद क्या इसलिए ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि बाद के कान कई दिशाओं में गति करते। बाद के जो कान हैं कई दिशाओं में बेटा क्या करते हैं? गति करते हैं। बाद की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती। जो बाद की बेटा दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। गजब है भाई, अगर यहां से चिल्लाएगा तो 3 किलोमीटर दूर सुनाई देगा, ओ ऐसे। बादों की आबादी तेजी से घटती जा रही है, इसलिए इसका मुख्य कारण बादों का अवैध शिकार है एवं प्राकृतिक आवास का विनाश है। प्राकृतिक जो उनका आवास है, प्राकृतिक दिया गया है, उनका विनाश है, और उनका जो शिकार किया जा रहा है अवैध रूप से। बादों की जो संख्या का घटने का कारण यही है। बादों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में क्या चालू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। बादों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। कहाँ से किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से ये क्या शुरू की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरुआत की गई इसकी। कब की गई? 1973 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, सीधा पूछ लेते हैं। चलिए बाद का भी यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? शेर के बारे में हम लोग बात करने वाला। अगला टॉपिक कौन सा? शेर के बारे में। एक लाइन एनसीईआरटी से ली गई है। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो शेर से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शेर के बारे में बात कर लेंगे। अगर शेर क्या है? बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। ये क्या है? बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। इसकी क्या होती है? रेशमी गद्देदार पूंछ होती है। इसकी क्या होती है? रेशमी गद्देदार पूंछ होती है। अगला दिया हुआ है, शेर भूरे रंग का होता है। शेर कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। अगला कह रहा है, जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। भाई बचपन में पापा लोग हम लोग को कहानियां क्या सुनाते थे कि जंगल का राजा क्या होता है? बच्चों शेर होता है जंगल का राजा। अब अगला कह रहा है, भारत में सर्वाधिक शेर गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके ईवीएस में ये आ सकता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। अगला कह रहा है,
शेर समूह में रहते हैं। जैसे क्या बाघ समूह में रहते थे वैसे शेर भी समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनी और एक बच्चा रहता है। ये वाली लाइन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 से 12 शेर शेरनी और एक बच्चा रहता है। अगला कह रहा है शेर भी अपने इलाके का निर्धारण किसके माध्यम से करता है? मूत्र के माध्यम से करता है। जैसे क्या है, बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से कर रहा था, वैसे शेर भी क्या करता है? अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। अगला ये कह रहा है शेर भी अंधेरे में देखने की शक्ति, शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति क्या होती है? मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। भाई शेर जैसे बाघ की देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक थी, वैसे शेर की भी देखने की शक्ति क्या होती है? मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। अब अगला कह रहा है शेर का जो नर बच्चा होता है, नर बच्चा 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देता है। शेर का जो नर बच्चा होता है 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देता है। कितने साल में? 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देता है। शावक 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है। जो शेर का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? शावक। वो कितने सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है? 3 सप्ताह में। भाई जो इंसान का बच्चा होता है वो तो 15 से 20 माह में चलता है, यानी कि 1.5 साल में चल पाता है, 1.5 साल के करीब चल पाता है। और लेकिन जो ये शेर का बच्चा होता है 3 सप्ताह में चलना प्रारंभ कर देता है। भाई गजब है, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं इनके बच्चे, इतनी जल्दी चलना प्रारंभ कर देते हैं। शावक 1 सप्ताह में इसकी आंखें खुल जाती, 1 सप्ताह में इसकी आंखें खुल जाती हैं। और शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। सीधे पूछ लिया जाता है कभी कदार कि शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है। शेर, आपका पूरा टॉपिक शेर वाला पूरा खत्म हो गया एनसीईआरटी से। अब चलिए एक भी लाइन नहीं बची है। अब हम पढ़ने वाले किसको? नंदू हाथी को। एनसीईआरटी में हाथी को क्या कहा गया? नंदू हाथी। क्या? नंदू हाथी। सीधे सीधे लिखा है एनसीईआरटी को में क्या कहा गया से इसको? हाथी को नंदू हाथी। देखिए हाथी के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हाथी को क्या कहा गया एनसीईआरटी में? नंदू हाथी। अगला है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी को कहा गया है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में कौन सा फेमस है? पेरियार नेशनल पार्क में। कर्नाटक के भी किसमें? पेरियार नेशनल पार्क में। हाथी के एक समूह में 10 से 12 हाथी रहते हैं। हाथी के एक समूह में क्या? 10 से 12 हाथी रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। जैसे भाई घर का नेतृत्व क्या करती है? पत्नी करती है भाई, वैसे हाथी के समूह का नेतृत्व कौन करती है? बुजुर्ग हथनी करती है। सीधे पूछा जाता कौन करता है हाथियों के समूह का नेतृत्व? कौन करता है? बुजुर्ग हथनी। सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये निकल के आता है। तो ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला कह रहा है नर बच्चे क्या 14 से 15 साल में समूह को छोड़ देते हैं। जो नर बच्चे होते हैं ना वो 14 से 15 साल में समूह को छोड़ देते हैं। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम पत्ती व छाल या घास खा लेता है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 किलोग्राम। रुकिए 1 मिनट, ये वाला जो 100 किलोग्राम है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है 100 किलोग्राम। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितना? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ये याद रखिएगा, 100 किलोग्राम पत्ती या छाल या घास खा लेता है। इसी की जगह क्या दे दिया जाता है? पेपर में दे दिया जाता है 100 किलोग्राम की जगह 200 किलोग्राम खा लेता है, 500 किलोग्राम खा लेता है। तो आपको डाटा ये जरूर याद करके जाना है। अगला कह रहा है यह 18 घंटे तक, इसको खाने में कितना लगता है? 18 घंटे तक लगते हैं। ये 100 किलोग्राम पत्ती व छाल खाने में इसको कितना लगता है? 18 घंटे का समय लगता है। उसके बाद अगला कह रहा है हाथी काले रंग के होते हैं। हाथी क्या है? काले रंग का होता है, इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। जब काले रंग का होता है, काला रंग क्या है? ऊष्मा का अवशोषक होता है, अवशोषण कर लेता है ऊष्मा को। तो इस वजह से हाथी को क्या है? गर्मी अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते, कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते। भाई जब भी आप जैसे चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में जब भी आप हाथी को देखेंगे तो वो कीचड़ में खेलता है, कीचड़ उसके लगा हुआ होता है, पूरा गीला गीला कीचड़ लगा होता है, जिससे उसको क्या है? गर्मी से आज़ादी मिलती है, उसको क्या है? मजा आता है कीचड़ में खेलना। बेटा हाथी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाथी वाला अगला कह रहा है हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक होता है। लगभग कितना पूछा जाए तो 22 माह का होता है। हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटा सोता है। भाई हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटा सोता है बस। स्थलखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी। स्थलखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी है। 3 महीने का हाथी 3 महीने का हाथी का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है वो कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का होता है। ये बेटा डाटा आप जरूर याद रखिएगा, डाटा याद रखेंगे ना तो आपका पेपर में गलत नहीं होगा आंसर। औसतन आयु कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। औसत आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। कान के पीछे वाले भाग को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? कनूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनूले।
क्या कहा जाता है? कनूले कहा जाता है। हाथी यहाँ से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला हम किसको पढ़ने वाले? मकड़ी को पढ़ने वाले। किसको? मकड़ी को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मकड़ी के पैर गिन लेते हैं। देखिए मकड़ी कितने पैर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिखा रहा है। रुकिए इसमें देखते हैं। ये मकड़ी के वो हमने पैर की जगह वो गिन लिया है, उसके ये मूछें जो हैं ये हैं पैर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। मकड़ी के कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये क्या कह रहा है? उसमें हमने क्या इसकी जो मूछें थी ये भी गिन लिया था, जो आगे की ये मूछ होती है ना ये भी गिन लिया था, तो इस वजह से 10 निकल रहे थे। कह रहा है पहला कह रहा है मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपमान माना जाता है। अपवाद। मकड़ी को क्या कहा जाता है? कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट वर्ग में 6 पैर होते हैं। कीट वर्ग में क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के क्या होते हैं? 8 पैर होते हैं। मकड़ी के क्या होते हैं? 8 पैर होते हैं। मकड़ी के जाले को फाइब्रोइन का बना होता है। मकड़ी का जाला किसका बना होता है? फाइब्रोइन का बना होता है। मकड़ी का जाला किसका बना होता है? फाइब्रोइन का बना होता है। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया। मकड़ी को जो है सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है। सीधे सीधे पूछा जाता है सामाजिक कीट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? देखिए मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया और बरैया हो गया। मधुमक्खी, चींटी और बरैया। मधुमक्खी, चींटी और बरैया। मधुमक्खी, चींटी और बरैया। चलिए और आगे टॉपिक को देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है पश्मीना बकरी, जो कहाँ पाई जाती? लद्दाख में। चलिए देख लेते हैं पश्मीना बकरी होती कैसी है। ये देखिए ये है पश्मीना बकरी। इसके बाल देखिए कितने ज़्यादा लंबे होते हैं। लंबे होने के कारण क्या है? इसको क्या है? सर्दी नहीं लगती, और ये -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी रह सकती है। चलिए देख लेते हैं ये पाई कहाँ जाती है? लद्दाख में पाई जाती है दोस्तों। चलिए पश्मीना बकरी की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। बात कर ले अगर पश्मीना बकरी की। पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। पश्मीना बकरी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। सीधा सीधा सी टाइप में पूछ लेते हैं कि पश्मीना बकरी कहाँ पाई जाती है, तो क्या? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला है पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना जो बकरी है उसको कौन पालते हैं? चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। अगला कह रहा है पश्मीना बकरी 5000 की ऊंचाई पर रह सकती है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती भाई, क्योंकि इसके बाल ज़्यादा होने के कारण इसको गर्मी नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती, इस वजह से ये 5000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। अगला कह रहा है पश्मीना बकरी -10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी रहकर अपना जीवन यापन कर सकती। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाई क्यों रह सकती है? क्योंकि देखिए इसके बाल देखिए बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। लंबे होने के कारण इसके बाल पतले भी होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या है? सर्दी नहीं लगती है, और ये बड़ी आसानी से -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपना जीवन यापन कर सकती है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला है पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य से 6 गुना पतले होते हैं। मनुष्य के बाल से भी 6 गुना पतले होते हैं पश्मीना बकरी के बाल। भाई जब ज़्यादा पतले होते हैं तो ये ज़्यादा पास होते हैं। पास होने की वजह से ये क्या है? इनको क्या है? सर्दी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा ये गर्माहट प्रदान करते हैं इनको, तभी इसी वजह से ये -10 डिग्री टेम्परेचर पे भी रह सकती हैं आसानी से। अगला कह रहा है पश्मीना बकरी के शाल और स्वेटर साधारण स्वेटर से क्या कह रहे हैं? साधारण स्वेटर से 1 मिनट। ये कह रहा है पश्मीना बकरी के शाल स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना अधिक गर्म होते हैं। जो पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर बनाए जाते हैं वो क्या है? साधारण स्वेटर से 6 गुना गर्म होते हैं। गजब है भाई। अगला कह रहा है पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर को बनाने में कितने घंटे लगता है? 250 घंटे का समय लगता है शाल या स्वेटर बनाने में। बहुत सही। उसके बाद कह रहा है पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में। लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एनसीईआरटी से ली गई एक लाइन। ये क्या है? पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बेटा पूछा जाता है। अगला कह रहा है चांगपा जनजाति के लोग जिस स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं उसे रेवा या रेवो कहा जाता है। जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेवा या रेवो कहा जाता है। और जिस स्थान पर बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहा जाता है। चलिए
पश्मीना बकरी यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं, मानव अब हम लोग का दोस्तों अगला टॉपिक रहने वाला है रेगिस्तानी ओक के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पाया जाता है और पौधों से रिलेटेड, पेड़ों से रिलेटेड सारे का सारा टॉपिक कवर करते चलेंगे। अब पहला इसमें कह रहा है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कुल भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल पाया जाता है। भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या मरुस्थल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। भाई मरुस्थल के कारण क्या है, इसे प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है। वहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। वहाँ पर यह पौधा क्या है, काफ़ी उपयोगी माना जाता है। भाई कौन सा, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक का तना, रेगिस्तानी जो ओक का तना है स्कूल की छत के बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है। 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है, ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में यहीं से पूछा जाता है। अगला कह रहा है रेगिस्तानी ओक की जड़ें, रेगिस्तानी जो ओक की जड़ें होती हैं वो तने से 30 गुना गहरी होती हैं। भाई क्यों होती हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में, भाई पानी मिलता नहीं है रेगिस्तान में, तो उसकी वजह से ये नीचे चलती चली जाती है जब तक इनको क्या है, जड़ों को पानी नहीं मिल जाता है। तो रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो तने से 30 गुना गहरी होती हैं। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। अगला कह रहा है रेगिस्तानी ओक के तने में जल संघनित होता है। भाई जब वो नीचे जाते हैं तो क्या तने में जल संघनित हो जाता है, तने में क्या होता है, जल यानी कि पानी संघनित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद अगला कहता है स्थायी निवासी, उसके बाद अगला कहता है स्थायी निवासियों के सामने जब जल संकट आता है, जब स्थायी निवासियों के सामने जब जल संकट आ जाता है तो वह एक चाकू और पाइप की मदद से तने में संघनित जल का उपयोग कर लेते हैं। भाई तने में पाइप डालते हैं, पाइप डालने के बाद चाकू से काट देते हैं, जिससे क्या है उसमें पाइप में पानी आने लगता है जब वहाँ पर जल संकट आ जाता है, तो उस समय की स्थिति है ये। चलिए रेगिस्तानी ओक से पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा है घटपर्णी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले, घटपर्णी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में, घटपर्णी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए घटपर्णी को देख लेते हैं अब हम लोग। घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय मतलब मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला कह रहा है घटपर्णी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। भाई घटपर्णी को क्या है, शिकारी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि यह चूहे, मेढक तथा अन्य कीट मकोड़ों को शिकार करता है। अन्य कीट मकोड़ों का क्या है, ये शिकार करता है। अब भाई अगर घटपर्णी को देख लेंगे, ये है घटपर्णी, ये क्या है, ये है घटपर्णी। ये इसको घटपर्णी क्यों नाम है, ये क्योंकि घड़े के आकार का, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, घटपर्णी कहा जाता है। और इसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है, पत्ती लगी होने के कारण जैसे ही कोई कीट या पतंग इसके मुंह के सामने जाता है तो ये पत्ती क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पर कीट पतंग ये क्या है, फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है अंदर। चलिए अगला कह रहा है इसका आकार लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। देखिए भाई ये घड़ेनुमा आकृति का है। ये कैसा इसका आकार है, इसका आकार घड़ेनुमा आकृति का है। अगला कह रहा है घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति लगी हुई होती है। घड़े के मुंह के पास क्या, कांटेनुमा, ये वाली आकृति की बात कर रहे हैं, कांटेनुमा लगी होती है। जैसे ही जीव वहाँ पहुँचता है, जैसे ही कोई जीव वहाँ पहुँचता है उसका शिकार हो जाता है। जैसे ही कोई जीव वहाँ पहुँचता है उसका शिकार क्या हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती। भाई घटपर्णी से क्या है, एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खिंचे हुए चले आते हैं उसके पास चले आते हैं, उसके पास क्या खिंचे चले आते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। भाई उसका शिकार बन जाते हैं, उसके पास खींचे चले आते हैं उसकी महक से। चलिए और बात कर लेते हैं आगे। घटपर्णी उगता कहाँ पर है, घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है। किन क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव या कमी पाई जाती है। भाई जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहाँ पर क्या है, घटपर्णी पाया जाता है। घटपर्णी के कुछ अन्य नाम है। घटपर्णी के अगर और नामों की बात कर लें तो क्या है, पहला नाम है नेपेंथेनीज। घटपर्णी नहीं दिया होगा, कभी कदार नेपेंथेनीज लिख के आ जाता है। दूसरा है ड्रोसेरा, दूसरा क्या है, ड्रोसेरा है। और तीसरा है यूट्रीफुलेरिया, क्या है, यूट्रीफुलेरिया। अगला क्या है, यूट्रीफुलेरिया। चलिए घटपर्णी से यहाँ आपका पूरा का पूरा कवर हो गया है।
चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग खेजड़ी के बारे में। बेटा ये खेजड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब हम लोग देखने वाले हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। खेजड़ी क्या है, एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते, भाई जब छाया होती है तो उसके नीचे विभिन्न प्रकार के बच्चे क्या है, गेम खेलते रहते हैं। चलिए अगला कह रहा है खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, थार रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें भी भाई बहुत गहरी होती है, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है तो पानी के अभाव के कारण इनकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। अब अगला कह रहा है खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं। खेजड़ी की जड़ें क्या होती है, गहरी होती हैं और कम पानी में ही रह सकती हैं। खेजड़ी की जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, उनको क्या है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगला कह रहा है खेजड़ी की छाया में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते। भाई सही बात है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर क्या है, बच्चों को क्या है, छाया की ज़रूरत होती है। तो बच्चे वहाँ पर क्या, स्थानीय बच्चे जो होते हैं आसपास के, तो वहाँ पर आराम से गेम खेलते हैं जाके। अगला कह रहा है खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा या औषधि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा या औषधि बनाने में किया जाता है। अगला है खेजड़ी की पत्तियों का प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसका प्रयोग क्या है, जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला है इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया। भाई इसकी जो महत्ता है बढ़ती जा रही दिन पे दिन, तो राजस्थान की जो सरकार है उसने उसको राजकीय वृक्ष घोषित कर दिया है। किसको, खेजड़ी को। बेटा खेजड़ी से एक एक लाइन आपकी पूरी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई है। अब अगला हम 3 टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं। किसको हम पहले पढ़ेंगे, कवक को, फिर पढ़ेंगे शैवाल को, फिर पढ़ेंगे लाइकेन को। तो ये बेटा पूरा का पूरा जितने भी ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्लांट से, वो सारे के सारे आपके इसमें कवर होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। चलिए अब अगला है कवक। कवक के बारे में बात कर लें। ये सफ़ेद रंग का होता है। कवक कैसा होता है बेटा, सफ़ेद रंग का होता है। आपने देखा होगा छतरी नुमा, देखा होगा गंदगी में ये ज़्यादा उगते हैं, जैसे कीचड़ के पास उगेंगे, जहाँ गोबर ज़्यादा होगा वहाँ उगेंगे, वैसे क्षेत्र में ज़्यादा उगते हैं जो जहाँ सड़े गले पदार्थ के पास। तो ये क्या छतरी नुमा रहता है, ऐसा नहीं छाता जैसा लगता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। भाई इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब बेटा इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये क्या है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोजन का निर्माण के लिए पौधों को क्या चाहिए रहता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा पौधों को तो क्या है, वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये क्या है, भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, अब आगे बात कर लेंगे हम लोग। इसलिए अगला कह रहा है इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना सकता। इसलिए क्या वो अपना भोजन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की विधि के माध्यम से नहीं बना सकता। एक मिनट बेटा। अब अगला कह रहा है, अगला ये कह रहा है इसलिए क्या है, कवक क्या है, कवक सड़े गले स्थानों पर पाया जाता है। इसलिए कवक क्या है, सड़े गले स्थानों पर पाया जाता है। अतः कवक की मुख्य समस्या क्या है, भाई भोजन निर्माण करना, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल क्या है, नहीं पाया जाता। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, शैवाल है। शैवाल को भी कंप्लीट कर लेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। शैवाल हरे रंग का होता है। शैवाल क्या है बेटा, हरे रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बेटा इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन बना सकता है। भाई जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसमें, शैवाल में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन का निर्माण कर सकता है। भोजन का निर्माण क्या है, कर लेता है। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या क्या है, आधार है। भाई इसका कोई आधार नहीं होता, ये किसी पर भी उग जाता है, तो इसको आधार चाहिए। और कवक को क्या चाहिए, भोजन। कवक को क्या चाहिए, भोजन। चलिए कवक और शैवाल के मत सहजीविता से जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है। कवक को क्या है, शैवाल से भोजन प्राप्त होता है, वहीं शैवाल को कवक से आधार प्रदान होता है। ये भाई शैवाल क्या है, शैवाल इसके ऊपर, कवक के ऊपर ऐसे लग जाते हैं, तो इनको क्या है, शैवाल को आधार मिल जाता है और कवक को क्या है, शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है जो लाइकेन है, कवक और शैवाल का क्या है, सहजीवन पाया जाता है लाइकेन में। अगला हम पढ़ने वाले हैं लाइकेन को। अगला हम किसको पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। यहां पर क्या होगा, लाइकेन होगा। यहां पर क्या होगा, लाइकेन। लाइकेन एक क्या है, सहजीवी पौधा है। लाइकेन
लेकिन ये क्या है, लेकिन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। पूछा जाता है कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम कौन है, लाइकेन है। कौन है, लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक कहा जाता है। लाइकेन को क्या कहा जाता है, वायु प्रदूषक का सूचक कहा जाता है। अगला कह रहा है जब वायु प्रदूषण में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र में क्या है, पाए जाने वाले लाइकेन क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं बेटा। चलिए अगला क्या है, पीपल के बारे में अब हम लोग देखने वाले। किसके बारे में बेटा, पीपल। एक एक टॉपिक को कवर किया गया बेटा, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। पीपल के बारे में, पीपल क्या कह रहा है, पीपल के बारे में क्या है, पीपल एक प्रकार का विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल क्या है, एक प्रकार का विशाल छायादार वृक्ष होता है। अगला कह रहा है पीपल का तना एवं जड़ें दूर तक फैली होती है। पीपल की जो तना होती हैं और जड़ें दूर तक फैली होती है बेटा, क्या है, ये दूर तक फैली होती हैं। अगला कह रहा है पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये वाली लाइन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। भाई बोधि वृक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बरगद। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बरगद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बरगद एक प्रकार का विशेष छायादार वृक्ष है। बरगद कैसा है, एक प्रकार का विशेष छायादार वृक्ष है। दूसरा पॉइंट की बात कर लेंगे, बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती है। भाई बरगद की भी जड़ें क्या है, दूर तक फैली होती हैं, ऐसे करके दूर तक फैली होती हैं बरगद की भी जड़ें। बरगद के तने से जड़ें लटकी होती हैं। भाई ये तने से जड़ें क्या है, लटकी होती हैं, एकदम ये नीचे तक लटकी होती हैं, जो तने को सहारा प्रदान करती हैं। जो तने को क्या करती हैं, सहारा देने का काम करती हैं, जो तने को सहारा देने का काम करती हैं। बरगद से बस बेटा इतना इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा एनसीईआरटी से। अब जेट्रोपा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जेट्रोपा के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। जेट्रोपा मुख्यतः ब्राजील में का पौधा है। जेट्रोपा कहाँ का पौधा है, मुख्यतः ब्राजील का पौधा है। जेट्रोपा से बायोडीजल बनाया जाता है। भाई जेट्रोपा से बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल किससे बनाया जाता है, जेट्रोपा के ये जो बीज होते हैं उनसे क्या है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। जेट्रोपा की खेती उन क्षेत्रों में भी की जा सकती है जो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों। भाई जेट्रोपा की जो खेती है शुष्क और मरुस्थल क्षेत्रों में भी की जा सकती है। भारत में जेट्रोपा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोमोलिया का इस्तेमाल किया जाता है। करंज और किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोमोलिया का इस्तेमाल किया जाता है। जेट्रोपा क्या है, एक बायोडीजल पौधा है। जेट्रोपा क्या है, एक बायोडीजल पौधा है। तो बेटा जेट्रोपा से भी पूरा का पूरा टॉपिक ये खत्म हो गया जेट्रोपा का। चलिए और आगे देख लेते हैं हम यूकेलिप्टिस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, यूकेलिप्टिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यूकेलिप्टिस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टिस कहाँ का है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकीय तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। बेटा ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किस पौधे को कहा जाता है, किसको, यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। अच्छा बेटा ये कभी सोचा है इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, जितना भी आपका पानी होगा अगल बगल जितना भी उसके क्षेत्र में पानी होगा सबको सोख लेता है, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो वहाँ के जो आसपास की भूमि होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, शुष्क हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कोई पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला कह रहा है क्योंकि यूकेलिप्टिस एक दिन में लगभग 40 लीटर पानी, बेटा 40 लीटर पानी जल का अवशोषित कर लेता, 40 लीटर। तो भाई वहाँ पर जो फसलें होती वो सब बेकार हो जाती हैं। यूकेलिप्टिस को भारत में समाज की वानिकी का कार्यक्रम के तहत, यूकेलिप्टिस को भारत में समाज की वानिकी कार्यक्रम के तहत 1976 में क्या किया गया था भाई, 1976 के तहत भारत में लाया गया था। 1976 के तहत बेटा इसको कहाँ लाया गया था, भारत में लाया गया था। अब अगला है और क्रॉटन के बारे में बेटा हम लोग पढ़ लेंगे। किसके बारे में, क्रॉटन के बारे में। क्रॉटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रॉटन को क्या है, जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है बच्चों। क्रॉटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है। तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करनी है, भाई क्रॉटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई कब करनी है। इसकी सूचना क्रॉटन दे देता है। इसकी सूचना क्या है, क्रॉटन तुरंत दे देता है, क्योंकि क्रॉटन की जड़ें गहरी नहीं होती। क्रॉटन की जो जड़ें हैं वो गहरी नहीं होती हैं बेटा, ऊपर होती हैं एकदम। जल संकट होने पर वह बहुत जल्दी सूख जाता है। जल संकट जैसे ही होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें अपने खेतों की क्या है, सिंचाई करनी है। चलिए और आगे देख लेते हैं।
चलिए बेटा, आज आपका ये वाला टॉपिक भी पूरा का पूरा कवर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम क्या है अगला टॉपिक कवर कर लेते हैं, मानव आवास। बेटा यहां से भी आपको 1 से 2 नंबर जरूर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं किसके बारे में, मानव आवास के बारे में। चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग लकड़ी के घर के बारे में। कौन से घर के बारे में? लकड़ी के घर। अब ये कह रहा है लकड़ी के घर वर्षा बहुल क्षेत्र में बनाए जाते हैं। लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? वर्षा बहुल क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जहां पर भाई वर्षा क्या है अधिक होती है, वहां पर क्या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः, भारत में जो है लकड़ी के घर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात कर लें, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है। भाई पूर्वोत्तर राज्य में क्या है? वर्षा अधिक होती है, क्योंकि आपने सुना होगा मेघालय के मासिम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिम राम में। चलिए आप कह रहा है इसलिए वहां जंगल अधिक पाए जाते हैं। भाई बरसात अधिक होगी तो जंगल भी अधिक पाए जाएंगे, और वहां पर लकड़ी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भाई अगर जंगल अधिक होंगे तो आप सोचिए लकड़ी नहीं अधिक होगी, लकड़ी भी अधिक पाई जाएगी वहां पर। तो इसी वजह से अधिकतर वहां पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। उसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, यहां से आवास वाले चैप्टर से आता है, तो ये वाला पॉइंट जरूर लेते हैं, वो कथन के रूप में लेते हैं। क्या? लकड़ी के घर ढाल युक्त में, लकड़ी के घर जो होते हैं ढाल युक्त क्षेत्र में, लकड़ी के घर जो पाए जाते हैं ढाल युक्त क्षेत्र में, और इनकी जो ऊंचाई होती है कितनी? 10 से 12 फीट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं। लगभग की बात कर लें तो 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई तक। 10 से 12 फीट ऊंचाई, या तो क्या लिख कर आएगा 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर। चलिए ये वाला पॉइंट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहां से सीटेट कथन के रूप में बनाता है। चलिए अगला है असम के घर। असम के घर आप देखेंगे ना, ये देखिए, ये जो लकड़ी की बात कर रहे थे, ये बड़े बड़े बांस के खंभों पे टिकाए जाते हैं। ये 10 से 12 फीट होते हैं, 10 से 12 फीट या 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। कैसे बेटा? ये देखिए लकड़ी के बांस पर टिकाए जाते हैं, ये घर पूरा लकड़ी के बांस पे टिका होता है, मजबूत बांस पे। यहाँ ये असम के घर की विशेषताएं हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, कह रहा है लकड़ी के घरों की दीवारें, लकड़ी के जो घरों की दीवारें होती हैं, फर्श और छत लकड़ी की बनी होती हैं। लकड़ी की घरों की दीवारें, फर्श और छत, ये तीनों क्या है? लकड़ी की बनी होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है घर, लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के जो घर हैं बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में बांस को हरा सोना कहा जाता है। भाई पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, घर बनाने में किया जाता है, और भी चीजों में बांस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हरा सोना कहा जाता है। चलिए और आगे देख लेते। अब देखिए अगला हम पढ़ने वाले हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर की विशेषता के बारे में। लकड़ी एवं पत्थर के घर, ये देखिए ये क्या होते हैं? 2 मंजिला होते हैं। ये क्या होते हैं? 2 मंजिला। एक नीचे की मंजिल होती है, ये होती है फर्स्ट मंजिल, और ये होती है सेकंड मंजिल। जो नीचे वाली मंजिल होती है वहां पर ये लोग क्या करते हैं? अपने पशुओं को बांधते हैं, जानवरों को बांधने का काम करते हैं, और ऊपर वाली फर्श में रहते हैं, खुद क्या है रहते हैं ऊपर वाली फर्श में, और नीचे वाले फर्श में जानवरों को बांधने का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर की विशेषता के बारे में। लकड़ी एवं पत्थर के घर की विशेषता के बारे में। लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाई ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे क्या है? हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब क्या है? पर्वतीय क्षेत्र हैं। इस वजह से यहाँ पर लकड़ी एवं पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अगला कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौतियां। भाई पर्वतीय क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर प्राकृतिक आपदा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे क्या है? बादल फटना। क्या है? बादल फटना। जैसे उत्तराखंड में देखा होगा, बादल जब फट गया था तो बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। अत्यधिक बरसात भी होती है भाई, वहाँ पर भूकंप भी आता है, बर्फबारी भी होती है, और चट्टानों का खिसकना, ये सब प्राकृतिक आपदा दिन प्रतिदिन आती रहती हैं बेटा। उसके बाद है पर्वतीय क्षेत्रों की लकड़ी, पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। बेटा आपको पहले ही दिखाया था, ये देखिए 2 मंजिला होते हैं। लकड़ी एवं पत्थर के घर कितने मंजिला होते हैं? 2 मंजिला होते हैं। ये देखिए ये ऊपर की मंजिल है, ये है नीचे वाली मंजिल को पहली मंजिल कहते हैं, ऊपर वाली मंजिल को दूसरी मंजिल कहते हैं। नीचे वाली मंजिल में वो क्या? अपने जानवरों को बांधने का काम करते हैं। चलिए अब ये अगला क्या कह रहा है? पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। ये पीछे हम लोग ने देख लिया है। अगला कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में घरों की फर्शें, पर्वतीय क्षेत्र में जो घरों की फर्शें होती हैं
लकड़ी की बनाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में घरों की फर्शों को लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग मिट्टी के घरों की विशेषताओं के बारे में। किसके घरों की विशेषताओं के बारे में? मिट्टी के घरों की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। चलिए, अब कह रहा है मिट्टी के घर यह उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। भाई ये उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर क्या है? गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में मुख्यतः राजस्थान और उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। भाई राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा क्या है? गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से वहां पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती हैं ना बेटा, बहुत मोटी होती हैं, ताकि सूर्य का जो ऊष्मा है, प्रकाश है, घरों में प्रवेश ना कर पाए। सूर्य की जो ऊष्मा या प्रकाश है घरों में प्रवेश ना कर पाए। और जो बेटा जो उसकी फर्श है उसको लीपा जाता है ना, इस वजह से लीपा जाता है कि वहाँ पर कीट मकोड़े हैं ज़्यादा उसमें फर्श पे ना आए और फर्श क्या है? सुंदर दिखे। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं बर्फ के घर के बारे में। बेटा ये आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर बर्फीले वाले क्षेत्र में क्या? इग्लू जनजाति इसको बनाती। कौन? इग्लू इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इग्लू कहा जाता है। चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है बर्फ के घर मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बर्फ के घर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बर्फ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। भाई इसको इग्लू को कौन बनाता है? एस्किमो जनजाति है, वो बनाती है इग्लू को। बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घर को बेटा क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घरों की दीवारें जो हैं बर्फ के टुकड़ों से बनी होती। बर्फ के घरों की जो दीवारें हैं बर्फ के किससे बनी होती बेटा? टुकड़ों से बनी होती हैं। अगला कह रहा है बेटा, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है रेंडियर का प्रयोग एस्किमो जनजाति माल ढोने में तथा इसकी खाल का प्रयोग सर्दी से बचने के लिए तथा इसके दूध का प्रयोग पीने के लिए करते हैं। तथा इसके दूध का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पीने के लिए करते हैं। चलिए बेटा, एस्किमो जनजाति से बेटा ये वाला जरूर पूछा जाता है, ये वाला इग्लू के घर और बर्फ के घर कौन बनाता है? एस्किमो जनजाति बनाता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला हमारा हाउस बोट के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? हाउस बोट। ये केरल का बेटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हाउस बोट। ये क्या है? एक तैरता हुआ एक घर होता है, एक कृत्रिम घर मान लीजिए इसको, जो मानव द्वारा बनाया जाता है और ये तैरती हुई नाव पे होता है। पूरा आपका घर जैसे फीलिंग आएगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है ये। चलिए देख लेते हैं हाउस बोट के बारे में बात कर लें। हाउस बोट या नाव पर घर मुख्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर और केरल राज्य आदि में पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। बात कर ले अगला, जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डल झील और बूलर झील में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कहाँ बनाए जाते हैं? डल झील और बूलर झील में बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ये कहाँ बनाए जाते हैं? डल झील और बूलर झील में बनाए जाते हैं। चलिए बेटा अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। हाउस बोट की दीवारें एवं छतें सुंदर नक्काशी की जाती है। हाउस बोट की दीवारें एवं छतों पर क्या है? सुंदर नक्काशी की जाती है, ताकि पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। बेटा जब सुंदर नक्काशी होती है तो पर्यटक क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं। ये बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सीटेट पूछता है। लेखा और रेवो के बारे में बात कर लें। चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है, चांगपा जनजाति द्वारा जिस अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे रेवो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? रेवो कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में हर बार यहाँ से बनाता है प्रश्न। अगला कह रहा है चांगपा जनजाति द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे लेखा कहा जाता है। जिस घरों में वो अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लेखा कहा जाता है। आगे कह रहा है
आगे कह रहा है यह बकरी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। यह बकरी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। चलिए बेटा, ये इतना पूरा का पूरा मानव आवाज़ से पूरा का पूरा ये कवर हो गया आपका।